अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 42 करने जा रहे हैं ECE 201 का। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 42 आपके पास है एक्सप्लोरिंग टेस्ट फॉर मेल, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें हम ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट और पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता क्या है, यह क्यों लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो होता है इसे यूज़ किया जाता है कि हम किसी पर्सन की नॉलेज को एवलेट कर सकें, उसकी समझ को, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को देखा जा सके। अब जैसे कि हमने बात की थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लास्ट लेक्चर में, वहाँ हमने कहा था फर्स्ट 3 लेवल्स जो होते हैं वो लोअर ऑर्डर होते हैं और लास्ट 3 जो होते हैं वो हायर ऑर्डर होते हैं। हायर का तो हमने देख लिया, अब देखते हैं लोअर ऑर्डर को। अब जो फर्स्ट 3 लेवल्स होते हैं वो लोअर ऑर्डर होते हैं। थिंकिंग लाइक लॉट उन्हें कहा जाता है। ये ऐसी स्किल्स होती हैं जिनके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं नॉलेज को, नॉलेज और कम्प्रीहेंशन को, यानी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और कम्प्रीहेंशन का मिक्सचर होते हैं। तो ये यूजली यूज़ होते हैं MCQs के अंदर। MCQs के अंदर एक क्वेश्चन होता है, उसके पास ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सिमिलर आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग हो गई, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेडिंग हो गई, वाइड एप्लीकेबिलिटी हो गई, यूज़ समझ लें कि एप्लीकल हो जाता है वाइडली। इसमें हम एबिलिटी टू असेस लार्ज कंटेंट एरिया कर लेते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शंस अगर देखी जाए तो इसमें राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज स्टेम्स होनी चाहिए, इसमें डेवलपिंग रीजनेबल डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए, जैसे कि ओपिनियन ऑफ ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव शुड नॉट बी एडेड, इस तरह के ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए। फिर जी इंश्योर वन करेक्ट आंसर होना चाहिए उसमें। आप अवॉइड करो क्यूज को, हिट्स को, लाइक आप 2 कॉन्सेप्ट इन सिंगल क्वेश्चन ना दो, यानी कि अवॉइड करो उस चीज़ को। स्ट्रेटजीज फॉर आंसरिंग, अब कैसे हम मल्टीपल क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। स्टेम को रीड करें, ऑल ऑप्शन को केयरफुली रीड करें, एलिमिनेट करें ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शंस को, फिर कॉन्टेक्स्ट क्लूज और रीजनिंग को यूज़ करें। देन आप देखें कि कौन सा ऐसा आंसर है जो क्वालिफायर की तरफ आता है, यानी एब्सोल्यूट टर्म में आ जाता है। आइटम एनालिसिस, अब जब हम आइटम एनालिसिस को यूज़ करते हैं वो पायलट टेस्टिंग के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इम्प्रूव करते हैं रिलायबिलिटी को, वैलिडिटी को। अब जब हम इसमें स्टेप्स देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि सबसे पहले हम करते हैं एवेलेट आइटम डिफ़िकल्टी को, फिर कैलकुलेट करते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन को, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लमेटिक आइटम्स को, देन हम उसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ आइटम्स को। अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल, अब इसमें हम एम्बिगस और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को हटा देते हैं। इसमें हम बेस्ड और अनफेयर ऑप्शंस को ख़त्म कर, बाइस्ड और अनफेयर ऑप्शंस आपके पास होते हैं, अवॉइड करते हैं। ओवर यूज़ ऑफ ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव को ख़त्म कर दिया जाता है। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट को हटा दिया जाता है। अब इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखा जाए तो टेस्ट करेक्टनेस को हम रिलायबिलिटी कहते हैं, मीन टेस्ट कंसिस्टेंसी। अब टीचर कैसे चेक करेगी? वो अलाइन करेगी टेस्ट कंटेंट को विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग कंटेंट एडिक्वेटली, फिर देन हम बैलेंस करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल को। स्ट्रेटजीज जो होती हैं टेस्ट प्रिपरेशन की वो होती हैं प्रोवाइड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिव्यू रेलेवेंट कंटेंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। अब इसमें हम एथिकल कंसिडरेशंस देखें तो हम एथिकल कंसिडरेशंस को देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि इसमें हम कंसिडर करते हैं वाइल कंडक्टिंग द टेस्ट कि जो कि बहुत क्रूशियल होता है। लाइक टीचर को चाहिए कि वो इंश्योर करे फेयरनेस एंड इक्विटी को, मिनिमाइज करे बायस इन टेस्ट आइटम्स में, एड्रेसिंग कल्चर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्ट सिक्योरिटी। टॉपिक 193 आपके पास आता है ऐसे टेस्ट। अब जब इस टेस्ट की हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि ये जो टेस्ट होता है इसमें स्टूडेंट को जनरेट किया जाता है रिटन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस। लाइक इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, मतलब इसमें हम वेल ऑर्गेनाइज क्लियर रिटन रिस्पॉन्स देते हैं जिसमें नॉलेज मौजूद होती है। अब ये वो पैराग्राफ आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, लाइक इसमें हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन को एवेलुएट कर रहे होते हैं। इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग चल रहा होता है, हम मेजर कर रहे होते हैं राइटिंग स्किल्स को, इंश्योर कर रहे होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हमारे पास आता है ये ओपन एंडेड फॉर्मेट में होता है, इसमें एक्सटेंडेड रिटन रिस्पॉन्स पाया जाता है, ये एम्फसाइज करता है क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को। टाइप्स देखें तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, पैरामीटर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस।
अब अगर हम इसमें देखें कि एक्सटेंड रिस्पॉन्स होता है वो ब्रॉडर प्रॉम्प्ट होता है जिसमें अलाउ किया जाता है मोर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल कहा जाता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आप डिफाइन करो और उसमें डिटेल्स बताओ। इसमें हम एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पिक्स में आए हुए हैं। क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है, राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ शोइंग लर्निंग आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, मेंटल हेल्थ आ जाती है। अब इसमें हम एडवांटेजेस देखें तो इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग सिंथेसिस हो रहा होता है, इंकरेज किया जा रहा होता है क्रिटिकल थिंकिंग को, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। अब टीचर जब ये टेस्ट बना रही होती है उसे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें उसे चाहिए कि वो डिफाइन करे टास्क को, अपॉर्चुनिटीज़ को, डिज़ाइन करे, प्रॉम्प्ट करे, स्टिमुलेट करे क्रिटिकल थिंकिंग को, जिसमें हम बात करते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। अब स्कोरिंग क्राइटेरिया और रुब्रिक्स, डेवलप क्लियर स्पेसिफिक स्कोरिंग क्राइटेरिया, क्रिएट रुब्रिक्स यानी कि आप लिमिटेशन में मार्क करो अकॉर्डिंग टू द आंसर। फिर होलिस्टिक और एनालिटिक स्कोरिंग अप्रोचेस होनी चाहिए, इंश्योर फेयरनेस होनी चाहिए। फीडबैक एंड ग्रेडिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शंस यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिसके ऊपर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच दी जाती है ग्रेड एसिंग के लिए, फिर ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस इन ग्रेडिंग दी जा रही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन और टाइमिंग को देखा जाए तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए स्टूडेंट के पास, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आंसर करने के लिए क्वेश्चंस को। इसके बाद ही हमारे पास आता है टेस्ट सिक्योरिटी एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको एड्रेस कंसर्न होना चाहिए पैलिग्रिज्म और चीटिंग की तरह, लाइक आप इंश्योर करो टेस्ट सिक्योरिटी को, मॉनिटर करो, आप डिटेक्ट करो एकेडमिक डिसऑनेस्टी को, देन आप प्रमोट करो और एथिकल बिहेवियर को। इसके बाद है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है ये ऐसी असेसमेंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो स्कोर करता है कंसिस्टेंटली, लाइक आप इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा होता है, आपको स्कोर किया जाता है, इसमें आप डिटर्मिन गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रोसीजर दिया जाता है, या यूँ कह लें कि आपकी पर्सनल नॉलेज को डिज़ाइन किया जाता है, आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है, एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। इसमें हम स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव कंपेरिजन कर होता है परफॉर्मेंस का पूरी क्लास के साथ। इसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉन रेफरेंस कंपैरिजन। अब ये इसमें हम डिफरेंस देखें ना तो हमारे सामने आता है डिफरेंस हमें प्रोवाइड होगा स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर। देखिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है रेफरेंस ग्रुप और टेस्ट नॉर्म्स के लिए। इसमें हम परसेंटाइल रैंक्स को देख लेते हैं, स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है, दूसरे नॉन रिफॉर्म स्कोर्स को देखा जाता है, स्टैंडर्डाइज स्कोर्स दिए जाते हैं। इसके बाद अगर क्रिटिक्स देखा जाए या लिमिटेशंस देखी जाए तो इसमें पोटेंशियल बायस पाए जाते हैं, ओवर एम्फसाइज और मेमोराइजेशन और होता है, लिमिटेड असेसमेंट और होती है कम्प्लेक्स केस की। फिर फ्यूचर ट्रेंड और इनोवेशंस को देखा जाए तो ये अडॉप्टिव और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट चल रहा होता है, असेसमेंट चल रही होती है, बैलेंस असेसमेंट अप्रोच हो रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है इम्पोर्टेंस, वो डेवलप करता है आपके अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग को। इसमें आप सब्जेक्ट नॉलेज और कंटेंट मास्टरी की बात करते हो, रिटन कम्युनिकेशन को प्रॉम्प्ट कर रहे होते हो, इनकरेज कर रहे हो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को, सपोर्ट कर रहे हो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को। क्राइटेरिया देखा जाए एवोल्यूशन का तो क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्स के अंदर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती है। कंटेंट नॉलेज जो होता है इसमें आप एक्यूरेसी और डेप्थ देखते हो कंटेंट नॉलेज की। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में आप असेस करते हो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। इसके बाद ही आपके पास आता है एनालिटिक एवोल्यूशन अप्रोच। ये जो होती है ये आपकी लाइक इसमें हम एवोल्यूशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, असाइन करते हैं सेपरेट स्कोर्स ग्रेड्स हर क्राइटेरिया के लिए। इसमें फीडबैक जो दी जाती है हर क्राइटेरियन के ऊपर दी जाती है। लाइक होलिस्टिक एवोल्यूशन अप्रोच आपके पास आई, ये अप्रोच जो होती है ये ओवरऑल इंप्रेशन देखती है, रिस्पॉन्स देखती है, कंसिडर करती है इस रिस्पॉन्स को। इसमें सिंगल स्कोर्स दिए जाते हैं, ग्रेड बेस्ड होती है। इसके बाद ही हमारे पास रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जो एवोल्यूशन होती है रिलायबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप इंश्योर करते हो कि स्कोरिंग अक्रॉस मल्टीपल एवोलेटर्स, इसमें पैटर्न्स आप यूज़ करते हुए स्कोर्स करते हो।
प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आप प्रोविजन देखते हो, फीडबैक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फीडबैक जो होती है वो हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को। फिर इसके बाद ये एड्रेसिंग बायस और फेयरनेस, सेम वही चीज़ हमारे पास वापस आ गई, सो हम इसे स्किप कर देते हैं। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एवेल्यूएट करते हैं स्टूडेंट लर्निंग को, प्रोग्रेस को सिस्टमेटिकली। लाइक हम उसमें कलेक्ट कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा को। अब ये जो डेटा होता है ये स्टूडेंट का वर्क होता है जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमारे पास देखी जाए तो वो आती है कि अब पोर्टफोलियो जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एविडेंस है जो कि किसी भी पर्सन केस के बारे में और होता है। लाइक उसमें हम देखते हैं कि वो कितना अकम्प्लिश था, कितना एक्सपीरियंस था, कितनी ग्रोथ हुई थी पार्टिकुलर एरिया और फील्ड के अंदर, इंडिविजुअल के पास क्या एबिलिटीज़ है, क्या टैलेंट है, क्या अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पोर्टफोलियो जो होता है ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट प्रोग्रेस को, ये शोकेस करता है स्ट्रेंथ, अचीवमेंट को, एबिलिटी को, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो देखा जाए तो वर्किंग पोर्टफोलियो होता है, ये ऑनगोइंग कलेक्शंस होती हैं। फिर ये डिसिप्लिन पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं सिलेक्टेड पीसेस, स्टूडेंट वर्क फॉर डिस्प्ले। फिर डिस्प्ले पोर्टफोलियो के बाद असेसमेंट पोर्टफोलियो आ जाता है जिसमें हम असेसमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फर्दर इसमें प्रोसेस देखा जाए तो इसमें हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट वर्क को, रिफ्लेक्ट करते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ को, सेल्फ असेसमेंट हो रही होती है, पीयर और टीचर फीडबैक और होता है। बेनिफिट्स देखा जाए तो होलिस्टिक व्यू होता है स्टूडेंट लर्निंग का, इंकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही होती है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट इंगेजमेंट हो रही होती है। चैलेंज के अगर देखा जाए तो हमारे सामने आता है कि चैलेंज एंड कंसंट्रेशन के अंदर टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड होती है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के अंदर। बैलेंस सब्जेक्टिविटी करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिविटी की स्कोरिंग देखी नहीं जाती है, इंश्योर किया जाता है फेयरनेस को और कंसिस्टेंसी को। तो ये था जी लेक्चर नंबर 42। जल्दी से 43 को भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव इसमें भी हम पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर इनसाइट फ्रॉम द यूके। हम अब कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल का अगर देखा जाए ना तो यूनिवर्सल प्रोसेस जो होता है वो हर कंट्री पर हो रहता है। इससे हम देखते हैं कि किस तरह कंट्री एक्सप्लेन कर रही है कल्चर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। अब जब हम देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम मोर देन वन लैंग्वेज को एक एट अ टाइम सीख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। इसमें कॉग्निटिव, सोशल और कल्चर बेनिफिट्स आ रहे होते हैं। अब लैंग्वेज माइलस्टोन्स आपके पास आ गए। जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना लैंग्वेज की तो बच्चे बहुत सारे माइलस्टोन्स गुजरता है। लाइक वो कूइंग होता है, ये दैट इज़ आई यहाँ पे गलत डाला हुआ है, कूइंग था। बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड टू वर्ड कम्बिनेशन, मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, गाइडलाइन उन्हें प्रोवाइड की जाती है, इंडिविजुअल चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट एग्जिस्ट हो जाती है। हम फर्दर कल्चर लिंग्विस्टिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एब्रीवेशन थी PPVT, तो पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट। PLS जो होता है प्री स्कूल लैंग्वेज स्कोर टेस्ट होता है ये आपके पास। इसके बाद ही हम देखते हैं ऑफिशियली इंग्लिश को देखते हैं। ऑफिशियल रिलीजन लैंग्वेज कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। यूके की ना प्राइमरी स्कूल्स के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मेजॉरिटी इंग्लिश बोलती है। वेल्श, स्कॉटिश, गैलिक, आयरिश ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है सम रीजन्स के अंदर। स्कॉट, अल्स्टर, स्कॉट्स, कॉर्निश ये भी रीजनल लैंग्वेज है मुख्तलिफ पार्ट ऑफ यूके के अंदर। ये हम यूके की बात कर रहे हैं। रीजनल डायलैक्ट की बात की जाए तो वो इंग्लिश है, कॉकनी, गॉर्डिक और स्कॉट्स के अंदर। लाइक हम इसमें कह सकते हैं कि इसकी अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाए तो लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। लाइब्रेरीज को होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स और केयर गिवर भी इंगेज हों लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो वो एक स्कोर सब्जेक्ट है। इसमें हम नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बात की जाती है। कल्चर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को देखा जाए तो उसमें इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ को क्रेडिट किया जाता है या क्रिएट किया जाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर। देखिए यूके में और होता है, इसमें हम अगर देखते हैं आपके पास एब्रीवेशन थी, बाकी वही चेंजेस चीज़ें जो हम अभी पढ़ के आए हैं। इंग्लिश जो है वो एडिशनल लैंग्वेज है और हम इसे कहते हैं EAL, जो कि सपोर्ट की जाती है और ये अवेलेबल है यूके के अंदर। डिजिटल टूल अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मीडिया के अंदर बोली जाती है।
अब बिलिंगुअलिज्म इन यूएसए, अब यूएसए की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वाइड लैंग्वेज स्पोकन पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले इमिग्रेशन पाए जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, चाइनीज़ हो गई, टैगलॉग हो गई, फ्रेंच हो गई, अरेबिक हो गई। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, कल्चर इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिल रहे होते हैं जो प्रमोट करते हैं इंटर कल्चर कम्युनिकेशंस को। अगर हम देखें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, तो इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज है यूएसए के अंदर। चिल्ड्रन जो होते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स के वो फेस कर होते हैं प्रॉब्लम इन लर्निंग इंग्लिश। इसकी जो वोकेबलरी एक्विजिशन, ग्रामर एडजस्टिंग होती है वो न्यू कल्चर और एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो रही होती है। माइलस्टोन्स अगर देखा जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड क्विंग नहीं कर होते, बैबलिंग कर होते हैं, फर्स्ट वर्ड होता है कंबाइनिंग वर्ड इनटू फ्रेज और मोर कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। बिलिंगुअलिज्म होता है। बिलिंगुअलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो उनकी ज़ुबान जो इंग्लिश हुई और नेटिव लैंग्वेज को मिला के चलते हैं। बिलिंगुअलिज्म प्रोग्राम्स और बेनिफिट्स इसमें देखें तो डुअल लैंग्वेज इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, ट्रांजिशन बिलिंगुअलिज्म हो रही होती है, मेंटेनेंस बिलिंगुअलिज्म हो रही होती है, प्रमोशंस हो रही होती हैं यानी प्रोमोटिंग बिलिंगुअलिज्म हो रही होती है, बायलैटरेसी हो रही होती है, कल्चर चेंज हो रहा होता है। ESL प्रोग्राम को देखें तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यूएसए के अंदर अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज सपोर्ट पाई जाती है इंग्लिश लर्नर के लिए। ESL प्रोग्राम जो है उसने डिज़ाइन किया था स्टूडेंट्स को जो कि लर्न करते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें टीचिंग सपोर्ट ज़रूरत होती है। फिर जी आपके पास आता है लैंग्वेज असेसमेंट एंड सपोर्ट। आपके पास एक और आया वाइडा। वाइडा के एब्रिविएशन है लैंग्वेज असेसमेंट के अंदर होती है, इसे हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड असेसमेंट स्टैंडर्ड। अब इसमें हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे रहे होते हैं, अदर लैंग्वेज डेवलपमेंट मैयर्स कर रहे होते हैं। कल्चर कंसर्न्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर देखा जाए तो कल्चर फैक्टर्स जो होते हैं वो शेप करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन यूएसए, लाइक कल्चर नॉर्म ट्रेडिशन स्पीकिंग स्टाइल विद इन अ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी। अब हम फिनलैंड तक पहुंच गए। फिनलैंड में ना देखा गया था कि जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो पाया जाता है। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो फिनलैंड की है वो फिनिश है और स्वीडिश है। फिनिश जो है वो मेजॉरिटी लैंग्वेज है, स्वीडिश जो है वो कोस्टल एरियाज में लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं। इंडिपेंडेंट रीजन ऑफ आयरलैंड है। फिनलैंड जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को कि वो दोनों ज़बानें सीखें। तो बिलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम पाया जाता है फिनलैंड के अंदर। इसके बाद जी इसमें हम लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव होती है, वही सारी चीज़ें हैं, आप एक ही याद कर लो तो आपको ये सारा हो जाएगा। अच्छा, फिनिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज होती है, इसमें टीचर्स की तरफ से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मल्टी कल्चर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। अब जी हम आगे बढ़ते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया में आए तो रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चर पॉपुलेशन पाई जाती है, जहाँ के प्रेजेंस ऑफ नेटिव और टेरेस स्ट्रेट रेजिडेंट लैंग्वेज पाई जाती है। वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है इमिग्रेशन की तरफ से। ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज डेवलप जो हुई थी उसमें इंडिजियस लैंग्वेज प्रिजर्विंग पाई जाती है, अपलिफ्टिंग नेटिव पाई जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज जो है वो मजमूआ है टॉरेस स्ट्रेट रेजिडेंट लैंग्वेज का, इंडिजियस लैंग्वेज का और अपलिफ्टिंग नेटिव का। इंग्लिश जो है वो मोस्ट कॉमन ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। इसमें हम देखते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड, सेम वही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, माइलस्टोन भी सेम ही चल रहे हैं आपके। इसके बाद जी हमारे पास आता है लेसन नंबर 44 के अंदर अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट इन पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। 70% लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान के अंदर। मेजर लैंग्वेज जो हैं वो हैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची। अब रीजनल लैंग्वेज देखा जाए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रही होती है उनकी कल्चर आइडेंटिटीज़ को लेकर। नेशनल लैंग्वेज और लैंग्वेज पॉलिसी को देखा जाए तो उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, यूनिफाइड लैंग्वेज है, लाइक इसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी जो प्रमोट करती हैं उर्दू को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्राइमरी स्कूल्स। बिलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन पाकिस्तान के अंदर बच्चे जो होते हैं वो बिलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्विच करते हैं कोर्स बिटवीन लैंग्वेज और मिक्स लैंग्वेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन इन उर्दू और पंजाबी।
अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि फाउंडेशन फॉर लिटरेसी पाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है अर्ली चाइल्डहुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, मल्टीलिंगुअल अर्ली चाइल्डहुड में इंप्रूव कर देता है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को, कल्चर अवेयरनेस को, बिलिंगुअल प्रोफिशिएंसी को। अब देखिए जी, हम मीडियम देखें तो उर्दू जो है वो प्राइमरी मीडियम है इंस्ट्रक्शन के मोस्ट स्कूल्स के अंदर। कुछ चैलेंजेस जो है वो फेस करते हैं स्टूडेंट, वो जो नॉन उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड जिनका होता है, उन्हें इंक्लूसिव लैंग्वेज एजुकेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन इंपॉर्टेंस, अगर इंग्लिश की देखी जाए ना, पाकिस्तान के अंदर ये एक और एडिशनल लैंग्वेज है, इसमें हम हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज 2 समझी जाती है, यानी कि L2, बिकॉज ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, इसके अंदर 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरी कंट्री के अंदर। मेजर लैंग्वेज जो है वो हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और उर्दू है। रीजनल लैंग्वेज जो है वो वाइटल रोल प्ले कर रही होती है। मल्टीलिंगुअल बच्चे होते हैं जी, इसके भी 2 लैंग्वेज एट अ टाइम सीख रहे होते हैं बच्चे। बिलिंगुअल एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहे होते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज वो अर्ली स्टर्न कर रहे होते हैं, लाइक कोड स्विचिंग यहाँ पर भी हो रही होती है जैसे पाकिस्तान की है। रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन को देखा जाए तो ये मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज कहलाती है, इनके पास स्टडी करते हैं बच्चे। ये फोस्ट इफेक्टिव होती है, गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, यानी इनिशिएटिव ले रही है, एजुकेशन पॉलिसीज़ बन रही हैं जो कि स्ट्रेंथन कर रही हैं आपकी रीजनल लैंग्वेज और प्रमोट कर रही हैं आपको। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इंग्लिश का इंडिया में, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए और होता है, हायर एजुकेशन के लिए होता है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट के तौर पर लिया जाता है। लैंग्वेज असेसमेंट पोस्ट के अंदर स्टैंडर्डाइज टेस्ट और होते हैं। अब अर्बन पब्लिक स्कूल का डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन होती है अर्बन पब्लिक स्कूल्स के अंदर। स्टूडेंट हर जगह से आते हैं, वो उनका बैकग्राउंड जो होता है वो कल्चर और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होता है, जहाँ पे लैंग्वेज स्पीक की जाती है लाइक इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक। अब चैलेंज जो बहुत सारे आ जाते हैं, उन्हें मुश्किल हो जाती है इंग्लिश सीखना। इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें सपोर्ट मिली होती है क्योंकि उन्हें पहले से इंग्लिश आ रही होती है, वो अर्बन पब्लिक स्कूल से आ रहे होते हैं, वो सक्सेसफुल लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। कल्चर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये स्टूडेंट कल्चर बैकग्राउंड को काफ़ी वैल्यू करता है, इसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं अर्बन पब्लिक स्कूल जिसके अंदर डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन पाई जाती है। फैमिली और कम्युनिटी एंगेजमेंट देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ट्रायंगुलर तौर पर फैमिली, अगर ट्रायंगुलरिटी की अगर बात की जाए तो फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट जो था वो था यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल पब्लिक स्कूल्स। स्मॉलर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन कंपेयर करता है अर्बन स्कूल्स को, इसमें पर्सनलाइज अटेंशन हो रही होती हैं, इसमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस पाई जा रही होती हैं। इंस्ट्रक्शंस में हम जियोग्राफिक आइसोलेशन किया जाता है जो लोकेट होता है रिमोट एरियाज़ के अंदर। इम्पोर्टेंस देखी जाए तो रूरल स्कूल्स के अंदर एकेडमिक सक्सेस होता है, सोशल इंटीग्रेशन पाई जा रही होती हैं, कल्चर प्रिजर्वेशन हो रही होती हैं। क्लोज नेट होता है कम्युनिटीज़ का जो कि प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ कोलैबोरेशन के लिए स्कूल्स और फैमिलीज़ के अंदर। रूरल स्कूलिंग के अंदर हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, लिमिट कर रहे होते हैं, लाइक हम यहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, कम्युनिटी पार्टनरशिप को। टीचर प्रोफेशन डेवलपमेंट के अंदर देखें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और टीचर दोनों बहुत अहम रोल प्ले कर होते हैं टीचर प्रोफेशन डेवलपमेंट के अंदर। रूरल स्कूल जो होते हैं वो बेनिफिट करते हैं प्रोफेशन डेवलपमेंट, कल्चर बेस्ड प्रैक्टिसेस करवा रहे होते हैं। अब फैमिली के इन्वॉल्वमेंट अगर वो इन्वॉल्व हो रही है लैंग्वेज एक्टिविटीज़ के अंदर तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो होता क्या है कि बच्चा अच्छे से सीख लेता है। टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस लर्निंग ये न्यू ट्रेंड है जी, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग बात करते हैं। ये काफ़ी मतलब ये पॉपुलेशन क्योंकि रैपिडली ग्रो हो रही है तो डिफ़िकल्ट है गवर्नमेंट के लिए कि वो हर एक को प्रोवाइड कर सके फ़ंड, तो हम ओवरकम करते हैं जियोग्राफिक बैरियर्स को बाय टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड ऑनलाइन रिसोर्सेज जिसमें वर्चुअल क्लासेस चल रही होती हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। असेसमेंट और मॉनिटरिंग की बात की जाए तो विदाउट असेसमेंट और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हम कभी भी असेस नहीं कर सकते। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास आती है जिसके अंदर हम बात करते हैं
पोर्टफोलियो की, जिसमें हम स्टूडेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को असेस कर रहे होते हैं। समेटिव असेसमेंट के अंदर हम एंड ऑफ द सेशन लेते हैं, जिसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ले रहे होते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को लेकर। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन पोस्ट प्राइवेट स्कूल्स। अब पोस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं ये फेमस होते हैं, गुड रेपुटेशन होती है इनकी, हाई ट्यूशन फीस होती हैं, एक्सक्लूसिव एडमिशन क्राइटेरिया होता है यहाँ पर, ये लग्जेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सपोर्ट कर रहे होते हैं रेंज ऑफ रिसोर्स को लेकर स्टूडेंट एजुकेशन को। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, पोस्ट प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो फोकस करते हैं लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। स्मॉल क्लास साइज होता है यहाँ पे, इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे हायर किए जाते हैं, मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो रही होती हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही मुझसे पता कर लिया करें। सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिसोर्सेज, ऐसे स्कूल्स एम्फसाइज करते हैं टेक्नोलॉजी को, जिसके अंदर वो यूटिलाइज करते हैं एजुकेशन सॉफ्टवेयर को, डिजिटल रिसोर्सेज को, इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म को। फिर है जी इंटरेस्टमेंट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस। पोस्ट प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रहे होते हैं, जिनकी वजह से बच्चों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, वो सीख रहे होते हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं और वैल्यूड की जाती है। ये इंगेज होते हैं लर्निंग लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को लेकर। असेसमेंट और एवोल्यूशन को देखा जाए तो टीचर और स्कूल जो होते हैं वो कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट देते हैं, एवोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट हो रही होती है, पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट चल रही होती है और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ट्रैकिंग हो रही होती है। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।